अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। पहले तो जी इसी फोरम का इस्तेमाल करते हुए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था फॉर गिविंग मी सच अ फैंटास्टिक रिस्पॉन्स टू माई यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ गो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा जी, इसके अंदर यूजुअली मैंने नोटिस किया कि हम लोग जब शो करते हैं तो वो सेगमेंट्स आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं जो आपके किसी लाइफ सिचुएशन को, इशू को हैंडल करता है। एंड आई हैड नॉट रियलाइज्ड हाउ मच ऑफ एन एम्फोसिस इज़ देयर ऑन वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ। मैं इस पर बात ज़रूर करती थी, लेकिन जो आपका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आता है, मिसाल के तौर पर कल हमने कहा कि जी ओवर थिंकिंग को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एंड इट वॉज द मोस्ट लाइक सेगमेंट ऑफ माई शो येस्टरडे। इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल पे जो रेगुलर आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं कि अगर आपको ये फील हो कि आप अनवर्दी हैं, आपको वैल्यू नहीं किया जाता, तब आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को अगर इनकार करना है, किसी चीज़ को मना करना है, तो उसका सहल और एहसन तरीका क्या है, क्योंकि कई दफ़ा हमसे इनकार होता ही नहीं है। एंड अब क्योंकि मैं हर नए वीडियो जो होती है वो थर्सडे को रिलीज़ करती हूँ, दिस थर्सडे इट्स गोइंग टू बी अबाउट डीलिंग विद अ डिफ़िकल्ट बॉस। और मुझे लग रहा है मेरी पूरी टीम इस वक्त मुस्कुरा रही है, हंस रही है, कहती है ये जो ज्ञान बांट रही है हमें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। हम देख लेते हैं कि आपके साथ हम डील करते हैं तो कैसे करते हैं। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक्स लाइक दैट, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। और अगर आपके बॉस भी थोड़े डिफिकल्ट हैं तो थर्सडे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब जरा आगे चलते हैं। ये जो राब्ते और आपसी फासलों को कम करने की बात है, समाजी दूरी को बनाते हुए, ये बड़ी अहम है। और कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शाम 4 बजे का कहा था, लेकिन लगभग 7 बजे वो ऑन एयर आए और उनसे आप बराह रास्त फ़ोन करके बात कर सकते हैं। लोगों का इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। अ लॉट ऑफ पीपल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं वो 4 बजे से लेके 6 बजे तक इंतज़ार करती रही। फिर मुझे लगा कि शायद ये बातचीत तो हो रही होगी लेकिन उसको ऑन एयर नहीं करना होगा। लेकिन जी फिर 7:30 बजे के लगभग हमने देखा कि वज़ीर आज़म ऑन एयर आए, लाइव आए, और उनकी जो गुफ्तगू हुई लोगों से उसमें बड़े अहम पैगामात भी थे। एक दफ़ा फिर NRO और पिछली माजी की गलतियों का जिक्र भी हुआ। उन्होंने क्या कहा, आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मसाइल अवाम के, लेकिन तस्करा अपोजिशन का। वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुखालफीन को कहीं का ना छोड़ा। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें NRO दे दो। मैंने जिस दिन इस मुल्क इन चोरों को NRO दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में जो इन 2 बड़े डाकुओं को 2 NRO दिए, आज हम बैठे हुए हैं जो भुगत रहे हैं, वो जिनकी साबित होगी करप्शन। पता चल गया इनके पैसे पाकिस्तान आने थे, NRO दे के वो पैसे रख लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हमने नहीं बल्कि अपोजिशन ने बैरून मुल्क से गैर कानूनी फंडिंग ली। गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब इन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस हमारे ऊपर कर दिया कि जी फॉरेन फंडिंग आई है पाकिस्तान PTI में। हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। हम बाकायदा डिनर्स करते थे, डिनर्स पे लोग आते थे, उन लोगों से फिर हम उनको बताते थे कि पार्टी क्या करना जा रही है और फिर वो पैसे देते थे। और इसमें बहुत बड़ा हाथ ओवरसीज पाकिस्तानीज का था। 40,000 डोनर्स के हमारे पास एड्रेसेस और पता और फोन नंबर्स हैं। वज़ीर आज़म बोले, 10 सालों में इदारों को तबाह किया गया। मुल्क में महंगाई बढ़ने की वजह भी बताई। जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है आपका। जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी होती हैं। जो चीज बाहर से लाते हो, तेल, बिजली, खाना पीने, सब महंगी हो जाती है। पेट्रोल और डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगी, बिजली महंगी, क्योंकि आधी बिजली बनती है तेल से। और फिर जो बाकी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो सारे डॉलर्स में किए हुए हैं। जो बाहर से हम गैस लेते हैं वो गैस भी महंगी हो गई। 2 साल हमारी गंदम की क्रॉप कम हो गई। फिर चीनी, वो हमारी कम हो गई। इस वक्त महंगाई जब हम आए थे गवर्नमेंट में, उससे पहली दफा उससे कम महंगाई है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अब दिन बदलने वाले हैं। जब हमें हुकूमत मिली, जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे थे वो 60 अरब डॉलर थे, और एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क में डॉलर आने थे वो 20 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये खसारा था। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले महीने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं हमारी, और अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड रेमिटेंसेस बढ़ी है। 17 साल के बाद पाकिस्तान का 5 महीने मुसलसल, जिसको करंट हमने आज़म ने कहा, कोरोना वैक्सीन इस्लामाबाद पहुंच गई।
वैक्सीन लगाते वक्त अमीर और गरीब को नहीं देखा जाएगा। जी जनाब, ये जो अमीर और गरीब का फ़र्क है और इसमें ये जो फासला था बढ़ता ही चला जा रहा है, ये हर कौम के लिए, हर हुकूमत के लिए बाइस तशवीश होता है और होना भी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू की गई उसमें आप देख सकते हैं कि एक सियासी बयानिया जो कि PTI का और प्रेजेंट गवर्नमेंट का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि पिछली हुकूमतों की करप्शन का खमियाजा हमारी अवाम और हम लोग आज भुगत रहे हैं। इसको करेक्ट करने के लिए वक्त लगेगा और उनका जो मानना है कि ये तमाम रिफॉर्म्स जो किए जा रहे हैं, जितनी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं, ये पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किए हुए हैं। लेकिन इस पे तनकीद करने वाले यकीनन जो इस वक्त की जो प्रेजेंट डे की मुश्किलात हैं, चाहे उसमें महंगाई में इजाफा हो, बिजली अगर कम मिल रही है, गैस की लोड शेडिंग है, उसको हमेशा से पॉइंट आउट करते रहते हैं। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है या वाकई अपोजिशन मानती है कि मुल्क के मामलात को सही नहीं संभाला जा रहा? लेकिन दूसरी तरफ इस तमाम प्रेशर बिल्डिंग को एक दफा फिर जिस तरह के हम देखते हैं कि PTI की हुकूमत और उनके रहनुमा हमेशा इसको कहते हैं कि जी ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है ताकि किसी तरह ऑपोजिशन को NRO मिल जाए। एक दफा फिर वजीर आजम इमरान खान ने बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में इसको बावर कराया कि NRO नहीं मिलने वाला। बहरहाल जी, जो आखिरी पैगाम था कि वैक्सीन जिसके बारे में पूरी दुनिया इस वक्त सोच रही है, विचार कर रही है, उसकी पहली खेप पाकिस्तान में कल पहुंच चुकी है। इसके बारे में मजीद बात करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड बयान ने भी मजीद लोगों के जहनों में सवाल भी डाले हैं, लेकिन इस बात की खुशी भी मनाई जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन अब पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर फैसल सुल्तान से, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर और नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से। साइनोफार्म की तरफ से, यानी जो चाइना से सोर्स हुई वैक्सीन है, उसका पहला बैच कल पाकिस्तान पहुंच चुका है। तकरीबन 500,000 यानी 5 लाख ये वैक्सीन के डोजेस पहुंच चुके हैं और ये नूर खान बेस पे उतरे। कल हमने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब ने शुक्रिया अदा किया। एक दफा फिर चीन के बारे में कहा गया कि उन्होंने पाक चीन दोस्ती की बेहतरीन मिसाल कायम की है और बर वक्त और फौरी तौर पे इस वैक्सीन को अवेलेबल किया है। इसमें पाक फिजाइया का भी शुक्रिया अदा किया गया ताकि ये बर वक्त ये वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच सके। अब इसका जो सेकंड अमल है, आज से कहा जा रहा है कि इसकी इनोक्यूलेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो रोल आउट की जाएगी। हमारे ज़राए हमें ये भी बताते हैं कि कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इसकी रोल आउट स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज कर लिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। हमारे पास इसके हवाले से एक रिपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन जो इस चीज़ ने शह सुर्खी कल बनी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कई अहम बातें की गई। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि जो भी शख्स अपने आप को वैक्सीनेट करवाएगा वो अपनी जिम्मेदारी पे करवाएगा। इसकी रोल आउट स्ट्रैटेजी में कोई भी VIP ट्रीटमेंट नहीं होगा, यानी अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं होगा। यही बात रेजोनेट कर रहे थे जब हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी यही कहना था कि इसमें कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं है, कोई अमीर गरीब, कोई वुज़रा हैं, मिनिस्टर्स हैं तो उनको पहले वैक्सीन लगाई जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा यास्मीन राशिद साहिबा ने इस पर भी कहा कि हेल्थ वर्कर्स यानी हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ अव्वलीन प्रायोरिटी हैं। दूसरी जानिब उनका ये भी मानना है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी हमारी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जिनका लोगों से बहुत ज़्यादा राब्ता रहता है वो भी तरजीहात की लिस्ट में होंगे। इसके अलावा जर्नलिस्ट लिया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन हेल्थ सर्विसेज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमें ज्वाइन करने का। कंग्रेचुलेशंस। इसके हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन अपने नाज़रीन को आगाह भी कर रहे थे, लेकिन पहली खेप पहला बैच साइनोफार्म का यानी 50 लाख वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज से इनोक्यूलेशन की यानी इसकी रोल आउट स्ट्रैटेजी शुरू हो रही है, उसके हवाले से हमें कुछ अपडेट करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए जो तरजीहात हैं वो वैसे ही हैं जैसे आपने डिस्क्राइब की हैं सबसे पहले, लेकिन मैं उसको क्लियर कर दूं। अव्वलीन तरजीह इस वक्त फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर है और वही तरजीह है। बात यह है कि वक्त के साथ नेचुरली दूसरे जो सेगमेंट्स हैं उसमें ये बात जाएगी। फिर हम जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको एक स्टेप वाइज तरीके से करने की जरूरत है। और इसमें जो चीज़ देखी गई, जो इसके पीछे मंतक और साइंस है, वो ये है कि आपने अपने हेल्थ सिस्टम को, अपने
काम को चलाना है तो सबसे पहले तो आपने उसको प्रोटेक्ट करना है जो कि हेल्थ के अंदर सबसे आगे है, जिसका एक्सपोजर सबसे ज्यादा है और बार बार है और बहुत हैवी जी। तो वहां से शुरू करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उसमें पहुंचेंगे। लेकिन हमने इसमें यह भी फैसला किया था कि हम जो 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं वहां से शुरू करेंगे, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा रिस्क है कॉम्प्लिकेशंस का और डेथ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने अपनी जो अभी तक की स्ट्रैटेजी रही है, बिकॉज कोविड हमारे ऊपर 1 साल से हमने कई चीजें से सीखी हैं, काफी एडहॉक चीजें थी शुरू में, बट ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स हैव बीन स्ट्रीमलाइन। मुझे ये बताइएगा कि सूबाई हुकूमतों के साथ इस वक्त किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे यकीनी बनाई जाएगी ताकि ये जो वैक्सीन की तरसील है वो स्मूथली हो सके? जी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाई जाएगी, नहीं बनाई जा चुकी है और लगातार रखी जाएगी। सो बड़ा अहम आपने नुक्ता बताया। उसकी वजह यह है कि हमारा डिवॉल्व्ड हेल्थ सिस्टम है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर डिलीवरी जो है हमारी वो प्रोविंसेस के थ्रू होती है, तो जाहिर है उनसे गुफ्तगू और प्लानिंग जो थी वो बहुत अहम चीज थी इस चीज के लिए, इस मामले को अच्छा चलाने के लिए। अच्छा, उसमें किया ये कि हमने तमाम सूबों को कहा कि आप अपने हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उसको नेशनल डेटाबेस में प्लग इन करें, और उन्होंने वो डेटा डाल दिया। तकरीबन 4 लाख के करीब फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और तकरीबन मिलियन के करीब टोटल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सारी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। अब ये वैक्सीन की डोजेज उसी प्रोपोर्शन में सारी प्रोविंसेस को भेज दी जाएंगी, और जब उनको पहुंच जाएंगी तो अपने प्रोविंस के अंदर फैसला करेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरत वैक्सीन की किस इदारे में, किन डॉक्टर्स, नर्सेज, दीगर मेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ उनको है, उसके मुताबिक वो रोल आउट की जाएंगी। तो शुरू जो है इसकी बिस्मिल्लाह जो है वहां से होगी, जहां वो अस्पताल, वो सेंटर जहां सबसे ज्यादा बीमारी का। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि अगर हम सूबों को कंपेयर करते हैं, कैपेसिटी का भी मसला हमारे सामने आता है? ये तो आपने खुद कहा कि ये उनका अपना तरीकेकार होगा, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी और यकीनन सिस्टम्स चल रहे हैं, लेकिन क्या कोई ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क विफाक की तरफ से सजेस्ट किया जाएगा इस रोल आउट स्ट्रैटेजी के लिए फॉर द प्रोविंसेस? बिल्कुल जी, ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क बता दिया गया है। ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क ये है कि आप इसको डिप्लॉय करें अपने नॉर्मल वैक्सीन सिस्टम के थ्रू, और इसकी प्रायोरिटी अपने हाई रिस्क, हाई परसेंटेज पॉजिटिविटी शहरों से करें, और उन शहरों के अंदर जहां आपके कोविड सेंटर्स हैं या सबसे ज्यादा कोविड के केसेस हैं उधर से करें। प्राइवेट, पब्लिक, नॉन प्रॉफिट तमाम सेक्टर्स को कवर जी एक, और उसको जिन लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं वो डेटा जो है हमारे मेन डेटाबेस में अपलोड कीजिए। उसकी वजह हम चाहते हैं कि एक तो ये कि चूंकि ये 2 डोज वैक्सीन है, पता चले कि किसको लग गई ये डोज, अगली डोज कब लगनी है, इसमें अफरा तफरी ना हो, एक बात। दूसरा ये कि हम बाद में वैक्सीन सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे, तो एक सेंट्रल वैक्सीन सर्टिफिकेट, ताकि एम्प्लॉयमेंट में और दूसरी चीजों में हमारे लोगों को कोई मुश्किल ना हो। जिनको वैक्सीन लग गई कम से कम उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट हो जो वो दिखा सकेंगे हमें वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो इस सारी चीज के लिए ना एक मरबूत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत थी। बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट की गई है और मैं समझता हूं कि प्रोविंसेस सारे जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी रेडीनेस का मुजाहरा किया। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी तो ये पहला बैच हमारे पास आया है, 22 करोड़ की आबादी में ये 50 लाख वैक्सीनेशंस हैं, लेकिन अगर हम वजीर आजम इमरान खान साहब की गुज़िश्ता स्टेटमेंट्स को देखें, हुकूमत की तैयारी 20% लोगों के लिए वैक्सीन को प्रोक्योर करने की है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को, जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि 3 रिकग्नाइज सोर्सेज से आप प्रोक्योर कर सकते हैं मजीद वैक्सीनेशन। इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरह अपना हिस्सा डाल रहा है? अच्छा, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। एक तो ये कि सारी 22 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो एलिजिबल नहीं है वैक्सीन के लिए, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा तो बच्चे हैं 18 साल से कम के, उनको वैक्सीन नहीं लगनी। तो जो एलिजिबल पोर्शन है पॉपुलेशन का वो तकरीबन 100 मिलियन है, ठीक, तो वो 10 करोड़ के करीब है। और उसमें भी किसी भी बड़े मुल्क में टोटल 100% वैक्सीनेशन नहीं होती, तो आप 60-70% के करीब अगर आप कर लें तो वो रीजनेबल होती है, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक्चुअली इससे भी आमतौर पे कम ही होती है। बहरहाल ये नई बीमारी है, नई वैक्सीन है, और इसके नए कुछ सिलसिले होंगे, तो ये वक्त के साथ पता चलेगा कि कितने % पॉपुलेशन एक्चुअली कवर होती है। तो ये तो हो गई हुकूमत की तरफ से कवरेज। हम समझते हैं कि जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको हम ज्यादातर को आराम से कवर कर लेंगे, लेकिन इसमें तकरीबन 1 साल लग जाएगा। बड़ा मुल्क है और इसको करना इतना आसान नहीं, एक दिन में नहीं हो सकता। अच्छा, अब रह गया प्राइवेट सेक्टर। हमने प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल इनकरेज किया। हमने कहा कि आप रजिस्टर्ड
रजिस्टर करें वैक्सीन, और जो रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड वैक्सीन हैं उनको लाने की बिल्कुल कतई इजाजत है। उसमें सिर्फ 1-2 स्टेप्स थे। एक तो इनकी प्राइस फिक्स करनी थी और देखना था कि क्योंकि नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसमें प्राइस फिक्स की जाती है। अब इसमें क्योंकि हमारे पास ग्लोबल कंपैरिजन है नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर में दुनिया में इस तरह से मिल नहीं रही, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज था। बहरहाल उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया। तो हमारी तरफ से कोई ममानियत नहीं, सिर्फ इसमें एक रिक्वायरमेंट होगी कि जो भी वैक्सीन लगे वो एक मरबूत और डॉक्यूमेंटेड तरीके से लगे, ताकि जैसे मैंने अर्ज की पता तो चले किसको लग रही है, कहाँ लग रही है, एक ही शख्स को 2-2 दफा ना लग रही हो और कोई मिस ना हो रहा हो। और कोशिश ये होगी कि जिसको लग गई है उसका डेटा सिस्टम में आ जाए, ताकि अगर उसको बाद में किसी किस्म का वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए हो तो हुकूमत उसको फराहम करने के काबिल हो। डॉक्टर साहब, जो बाहर मुल्क से बाहर रहते हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज भी शामिल हैं, अगर वो अपने अपने मुल्कों में जहां उनकी रिहाइश है वहां से वैक्सीनेट होते हैं तो क्या पाकिस्तान इस वैक्सीनेशन को, उनकी सर्टिफिकेट को रिकग्नाइज करता है? उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? क्या उनका फिर जो दाखिला है पाकिस्तान में, उनका सफर करना, उस पर कोई मुमानियत नहीं होगी? अभी तक तो यही तस्वर किया जा रहा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट वही वैलिड होगा जिस मुल्क में वैक्सीन आपको लगी है। तो वो जाहिर है तमाम ममालिक इस तरह की एफर्ट्स कर रहे हैं और एक ग्लोबल इसमें कंसेंसस आ जाएगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ग्लोबल कंसेंसस आ जाएगा कि क्या सूरत हाल और शक्ल सूरत उस वैक्सीन सर्टिफिकेट की क्या होगी, क्या एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। मेरी सस्पिशन यह है कि जैसे वो WHO का वो येलो वैक्सीन कार्ड होता है, उसी नौयत की चीज शायद आखिर में हो, लेकिन हम अपने डेटाबेस को बड़ा जबरदस्त रखना चाहते हैं ताकि इसमें किसी किस्म की वो वाली बात ना हो कि जी ये कार्ड तो वैसे ही बन जाता है। इस तरह की बातें जो होती हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट हो तो वो मुस्तनद हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई लोगों का शायद ख्याल ये था कि कोविड-19 हमारे जहनों पे और हमारी तमाम शोबाए जिंदगी पे इस तरह हावी हुआ कि दूसरे सेहत के मामला पीछे रह गए। हम आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी कदम है जब हम बात करते हैं टाइफॉइड से रिलेटेड वैक्सीनेशन की, और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि 9 माह से 15 साल तक के 12 मिलियन बच्चे यानी 1 करोड़ तकरीबन 27 लाख बच्चों को सिर्फ पंजाब में इसके हवाले से वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसके बारे में हमें बताइएगा कि व्हाई द एम्फेसिस ऑन टाइफॉइड, और क्या बहुत अलार्मिंग नंबर्स हैं इसके? जी, टाइफॉइड पाकिस्तान में बड़ी कॉमन बीमारी है। अगर आप किसी भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि बहुत देखने को आता है। लेकिन जो इसमें खतरनाक चीज पिछले चंद सालों में आई वो सिर्फ ये नहीं था कि टाइफॉइड था, बल्कि गुज़िश्ता सालों में बहुत सी एंटीबायोटिक्स थी जो इसके खिलाफ आराम से इस्तेमाल हो जाती थी और इसका बुखार टूट जाता था और 2 हफ्ते दवा खा के आप ठीक हो जाते थे। प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई कि ये देखा गया कि टाइफॉइड के खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं वो बेअसर होना शुरू हो गई, वो अपना असर लूज करना शुरू हो गई, रेजिस्टेंस आ गई। तो इसलिए फिर कोई ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी की जरूरत थी। जाहिर है सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी तो ये है कि सैनिटेशन, जो वाटर, साफ पानी और सैनिटेशन की फैसिलिटीज हैं, असल में तो टाइफॉइड नुमा बीमारियों को वो खत्म करती हैं। लेकिन बहरहाल वैक्सीनेशन एक अहम टूल है, तो ये फिर एक ये फैसला किया गया और ये बहुत अहम इंटरवेंशन है। मैं समझता हूँ इससे इंशाल्लाह हमारे यहाँ टाइफॉइड की शरह में कमी आई। डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। हमने मुख्तलिफ प्रायोरिटी ग्रुप तरजीहात का आपने भी जिक्र किया कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स अव्वलीन तरजीह हैं, और लेकिन अगर मैं दूसरे ममालिक की तरफ देखती हूँ, खुसूसन यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज में टीचर्स को भी शामिल किया है। इस वक्त हमारे लिए साल 2020-21 हम देख सकते हैं, एक तो यूथ पॉपुलेशन है, बच्चे स्कूल कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे। क्या हमारे असातिज़ा भी हमारी प्रायोरिटीज में शामिल हैं? क्योंकि उसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा, हमारे बयानिए में कहीं उनकी बात नहीं हो रही। ये वो इसलिए कि क्योंकि सबसे शुरुआत की बात थी ना कि शुरू कहां से होगा, सबसे पहले सवाल वो थे, तो उन्हीं का जवाब दे दिया गया कि भाई शुरू तो हम फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर से करेंगे क्योंकि आपने सिस्टम चलाना है। लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी और कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट और कंटिन्यूटी ऑफ आपके सिस्टम्स ये आपको कुछ तरजीहात रखनी पड़ती हैं, वो अंडर कंसिडरेशन है और बिल्कुल जैसे आपने बताया ये भी एक अहम सेक्टर है जिसको कवर करने की जरूरत होगी। हम सिर्फ जिसे कहते हैं ना कार्ट बिफोर द हॉर्स नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे कि प्लान बना हुआ है, लेकिन जहां से शुरू कर दें उसके बाद फिर ये चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह जल्द आपको एहसास होगा कि डॉक्टर साहब, सॉरी वक्त कम है, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी पे लगाएं, इसकी वजह से थोड़ा सा अभाम लोगों में आ गया और उन्होंने ये भी कहा कि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे?
बड़ी सादी सी बात है जी। मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ ये कहने की कोशिश की कि ये वॉलंटरी वैक्सीनेशन होगी, यानी अपनी मर्जी से लोग लगाएंगे, जबरदस्ती किसी को नहीं लगाई जाएगी। साइड इफेक्ट्स इसके जहां तक ग्लोबल सारी रिसर्च और डिप्लॉयमेंट के जरिए देखे गए वो बिल्कुल मामूली से हैं। कहीं वो थोड़ा बाजू में जहां टीका लगता है उसमें थोड़ी सोरनेस, कोई दर्द सी होती है एक आध दिन के लिए, हल्का फुल्का बुखार होता है, तो ये माइनर साइड इफेक्ट्स है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फैसल सुल्तान, आप स्पेशल प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ सर्विसेज हैं। बहुत सारे हमारे जहनों में जो सवाल थे उनको वाज़ेह किया। शुक्रिया आपके वक्त देने का। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वैसे तो कहा जाता था एक जमाने में कि किसी भी सिंगर के, किसी भी गुलकार की आवाज में सोज नहीं आए तो फिर साज का मजा नहीं है। यानी आप जितने भी सुरीले क्यों ना हो, अगर आपकी आवाज में दर्द नहीं है तो फिर बात नहीं बनती। लेकिन क्या वजह है कि आजकल के हमारे जो जबरदस्त नए सिंगर्स हैं वो इसी सोज के साथ डेब्यू करते हैं। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर से जिनका डेब्यू सॉन्ग उदास इस वक्त बहुत पसंद किया जा रहा है। और इनका एक तारुफ ये भी बनता है कि मायनाज गुलकार यानी पाकिस्तान के बहुत ही फेमस सिंगर सजाद अली के बेटे भी हैं। तो क्या वजह बनी उदास को अपने डेब्यू सॉन्ग के तौर पे चूज करने की, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन हमने एक छोटी सी रिपोर्ट भी बनाई है इस हवाले से, आपको पहले वो दिखाते हैं। लेजेंड गुलकार सज्जाद अली के बेटे खूबी अली का पहला गाना उदास रिलीज होते ही मकबूल हो गया। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। खूबी अली ने मौसीकी की दुनिया में बाज़ाब्ते तौर पर कदम रखने के लिए अपने वालिद का मशहूर गाना क्यों उदास फिरते हो का इंतखाब किया और उसे अपनी आवाज में भरपूर तरीके से निभाया। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। गाने की ऑफिशियल वीडियो सज्जाद अली ने अपने ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कर दी। सारा दिन अकेले में रात भर ख्यालों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वेलकम बैक जी। हम आपकी मुलाकात कराते हैं जरा खूबी से। अस्सलाम वालेकुम खूबी, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे ख्याल में लगभग 2 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आखिरी दफा दुबई में भी वदे फॉर अ फंड रेजर जिसमें सजाद साहब परफॉर्म कर रहे थे और आप माशाल्लाह ऑफलाइन हम लोगों की तरह बैक स्टेज परफॉर्म कर रहे थे। क्या हाल है और किस तरह का फील कर रहे हैं ये जबरदस्त रिस्पॉन्स जो आपको मिला आपके डेब्यू सॉन्ग पे? I'm so happy. The response has been so good. मुझे इतने लोगों ने मैसेजेस किए हैं, मैंने सारे जो कमेंट्स पढ़े हैं, मुझे तो इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि the way people have accepted me with her dad के हवाले से people are so possessive and so protective of him कि कोई भी और उनका कोई गाना करे भले बेटा ही क्यों ना हो तो वो फौरन इस बात को बहुत दिल पे ले लेते हैं। लेकिन I'm happy कि 99.9% मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी मिली है, तो आई कांट बी। अच्छा, लेकिन खूबी आपके लिए ना जो सवालात है मेरे पास, उसमें पहला सवाल तो ये है, लोग पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग नाश्ते में और खाने में क्या खाते हैं कि माशाल्लाह पूरी फैमिली इतनी टैलेंटेड और सुरीली है। नाश्ते में हम क्या खाते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं ज्यादा खाता। मैं या तो कल का खाना खा लेता हूं, बर्गर फॉर्मूला है, कोई मैजिक फॉर्मूला है? आपकी तरफ देखें, आप इतना जबरदस्त गाते हैं, ज़ोआ की तरफ देखें, वो इतना अच्छा गाती हैं, ये सारी गुलकारी की जीन्स पे आप लोगों ने कब्जा कर लिया। ये नेचुरली हुआ है, एक्चुअली हमने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया, नेचुरली हुआ है। और ये जो गाने पे रिस्पॉन्स है, आपको पता है सबसे ज्यादा किसने रिलेट किया है इस गाने की लिरिक्स पे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जी, सबसे ज्यादा बेचारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने इससे रिलेट किया है क्योंकि उनको लग रहा था कि इस दफा भी इम्तिहानात नहीं होंगे, लेकिन फिर शफकत महमूद साहब ने उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया और अब उनको इम्तिहान देने पड़ रहे हैं। वो खुश होंगे, स्टूडेंट्स तो खुश होंगे। हाँ, अगर मैं उनकी जगह होता एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल ही तो नहीं हुए मेरे भाई, अब तो कह रहे देना पड़ रहा है। अच्छा तभी तो वो उदास फिर रहे हैं सर्दियों की शामों में।
जी फिर ठीक है फिर बनता है। अच्छा हुबी, व्हाट्स नेक्स्ट? इसके बाद कौन से गाने की तैयारी है? अपना कोई ओरिजिनल करोगे या यू वांट टू डू मोर कवर्स? क्या ख्याल है? नहीं, इसके बाद इंशाल्लाह ओरिजिनल आएगा मेरा नेक्स्ट, एंड माय सेकंड सॉन्ग इज डेफिनेटली गोना बी ऑन ओरिजिनल। मैं उस पर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो इन 2-3 months होपफुली दैट विल बी आउट टू, एंड आई होप आप सब लोगों को वो भी उतना ही अच्छा लगे जितना उदास लगे। बिल्कुल। खूबी, मुझे बताओ कि आजकल बहुत सारे सिंगर्स को परफॉर्म करने का उस तरह मौका नहीं मिल रहा है। एक तो कोविड रहा है, उससे पहले भी पाकिस्तान में जो हालात है कि कॉन्सर्ट्स नहीं हो पाते थे। आई थिंक वन ऑफ द अमेजिंग थिंग्स अबाउट सजाद साहब इज कि उनका जो एक कनेक्ट बनता है, पीपल लव हिम व्हेन ही इज ऑन स्टेज। तो आपको स्टेज परफॉर्मेंस से, लाइव परफॉर्मेंस से खौफ आता है या यू लुक फॉरवर्ड टू इट, यू एंजॉय इट एज वेल? अपने बारे में बताएं। परफॉर्मेंस से मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आता। इवन इन दुबई आई यूज्ड टू डू दैट, एंड आई एम सो विलिंग टू डू दैट ओवर हियर एज वेल। आई एम नॉट अफ्रेड एट ऑल, बल्कि आई एम सो एक्साइटेड। मुझे यहाँ की क्राउड के साथ जो भी परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, मैं तो खुशी खुशी आऊँगा, और इंशाल्लाह जैसे ये सिचुएशन बेटर होती है तो होपफुली द कॉन्सर्ट्स विल स्टार्ट हैपनिंग सून। अच्छा खूबी, सारे लोगों का रिस्पांस तो बड़ा पॉजिटिव आया है, लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि सजाद साहब अपने म्यूजिक को लेकर, अपने गानों को लेकर थोड़े प्रोटेक्टिव भी हैं। उनका क्या रिस्पांस है? उनकी शाबाश मिली या नहीं मिली आपको? उनकी शाबाश मिली है। हम यानी वर्ड्स के थ्रू इतना तो नहीं जाहिर हो पाता, लेकिन वो नजर आ रहा होता है, तो वो मैंने देख लिया और मुझे पता है कि ही इज हैप्पी, एंड जो रिस्पांस मिला है उसके बाद भी ही इज सुपर हैप्पी। तो इफ ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी। अच्छा, मुझे ये एक और बात बताओ कि वीडियो कहाँ पे शूट हुई है, क्योंकि इसके हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। जी, वीडियो एग्जैक्टली कहाँ शूट हुई है आई एम नॉट श्योर, बट लोकेशन वाज इन लाहौर। अच्छा। इन लाहौर में एक बहुत ही, मुझे खुद नहीं एग्जैक्टली याद वो कहाँ, ये बेदिया के करीब थी कहीं, बट आमिर मुगल डिड एवरीथिंग एंड इट्स हिज मैजिक, ऑल इट ऑल गोज टू हिम। और वाकई इतनी सर्दी थी या प्रिटेंड सर्दी कर रहे थे? नहीं, बहुत सर्दी थी, आप यकीन करें। इट वाज सो कोल्ड, व्हाट आई वाज वेयरिंग दैट वाज नॉट इनफ। माय फिंगर्स एंड माय हैंड्स, एवरीथिंग, इट वाज फ्रोजन। आई एम नॉट इवन किडिंग। वो तो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था ना ताकि एक्टिंग नेचुरल हो जाए। खुदास तो वैसे ही हो गए होगे उसको देख के। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और सवाल था। यूजुअली सर्दियों को लोग एसोसिएट करते हैं पाकिस्तान में सेलिब्रेशन से, शादियां भी इसी वक्त लोग प्लान कर रहे होते हैं, गेट टुगेदर्स हो रही होती हैं, बात होते हैं, लेकिन वाकई जो लोग उदास हों या उनका कोई हार्ट ब्रेक हो, कोई ग्रीफ हो, तो उनके लिए सर्दियां और ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। खूबी, आप भी एक यू आर अ यंग पर्सन, जो यंग लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, उनको आप क्या कहोगे? उनको मैं यही कहूंगा कि most things in our life are temporary. So whatever you're going through, whatever is happening with you guys, if you think that this is it and this will always remain, then that's not the case. Things are bound to happen, and then they will get better eventually. You just gotta hang in there and stay positive about it. I know it's very cliche, but it is what it is. No, this is a very strong message and thank you for saying that, because आप सही कह रहे हो कि जब हम अपने ग्रीफ में होते हैं, उस साइकिल में फंस जाते हैं, उन थॉट्स का, उन नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न नहीं तोड़ पा रहे होते, तो वी गेट वेरी वेरी डिजेक्टेड। बट थैंक यू फॉर गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पीपल एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपके अगले गाने पे भी हम इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाएंगे एंड आई होप दैट यू कंटिन्यू बीइंग मोर सक्सेसफुल एंड मोर पॉलिश्ड। इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, है कि जिंदगी के सारे ये जो इमोशंस और पेन का भी मौसम अगर आता है, गुजर जाए, बट देयर आर टैलेंटेड पीपल हु फाइंड देयर सॉलिस इन क्रिएटिव आर्ट्स और उसको अपना एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे कि ये गाना। तो अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो डू गो आउट एंड चेक इट आउट। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और एक दफ़ा फिर रिमाइंडर देना था आपको कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए आने वाला है। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल कैन परहैप्स रिलेट टू इट कि ग्रोइंग अप मेरे घर में मैं और मेरी 2 बहनें थी, यानी हमारा कोई भाई नहीं था, और अक्सर हमारे कुछ रिश्तेदार हमें पिन कर रहे होते थे, कह रहे होते थे कि बेटा दुआ मांगो, अल्लाह मियाँ तुम्हें भी एक भाई दे दे, तुम लोगों की एक फैमिली कंप्लीट हो जाए। एंड आई रियलाइज एट अ वेरी यंग एज के लोगों का ये कितना एक स्टॉन्च परसेप्शन होता है कि घर में बेटा हो, बेटी हो, और उसी को तस्वुर करते हैं कि आपकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं।
एंड देन आई ऑल्सो नोटिस्ड कि आप जब बड़े होते हैं और आप ऐसी सिचुएशंस में हो, बेशक आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वर्क प्लेस में हो, कई लोग जो फ्रेंडशिप है आपकी और आपका एक अच्छा प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, अगर आपकी अच्छी इस्लाम दुआ है किसी से, तो आप फ़ौरन उसके नाम के आगे भाई लगा लेते हैं या बहन लगा लेते हैं। बहन कम लगाते हैं लोग, भाई ज़्यादा लगाते हैं, और बड़ा कॉमन है। कभी कभार आप इज्जत में भी कह रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप दुकान पे गए हैं और कोई चीज़ है और कोई ज़्यादा आपसे बड़ी उम्र का शख्स वहाँ पे दुकानदार मौजूद है, तो आप कहते हैं भाई ये दिखा दीजिए। सो वी ट्राई टू डू दैट वेरी रेगुलरली। लेकिन वर्क प्लेस में इसकी डायनामिक बदल जाती हैं, और फिर उन लोगों के लिए तो मेरे ख्याल में एक मिनट की खामोशी रखनी चाहिए, जो बेचारे सारी ज़िंदगी अपने कज़न को भाई कहते हैं और फिर इवेंचुअली उसी फुप्पो के बेटे से उनकी शादी हो जाती है। तो 1-8 साल की ट्रेनिंग लगती है नाम के आगे भाई ना लगाने की। तो ये मुंह बोले भाई की क्या हैसियत है या मुंह बोली बहन क्या होती है, ज़रा इस पर ज़रा आज बात करते हैं और इसके प्रोज एंड कॉन्स और इसकी पेचीदगियों पर नज़र डालते हैं। अगर आपकी भी कोई मुँह बोली बहन या भाई है तो ज़रा हमें कॉल करके बताइए कि ये रिश्ता दरअसल बना कैसे, इसकी वजह क्या थी। ये वो वाला भाई है जिसको बेचारे से सारे काम कराने होते थे कि जाओ जाके फ़ोटो स्टैट करा के लाओ, नोट्स ला के दो मुझे, और वो भी बेचारा करता चला जाता है। बहनें भी ऐसी होती हैं, यानी उसको बड़ा एक हमारे यहाँ कल्चरली एक्सेप्टेंस भी मिल जाती है। लेकिन जी ये एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और हमारा कल्चरल फिनोमेना है। हम दोस्त नहीं कहते किसी को, कॉलीग नहीं कहते, क्लासमेट नहीं कहते, हम पुराना पड़ोसी किसी को नहीं बताते, हम कहते हैं या तो दोस्त है या फिर मेरा भाई जैसा है। तो ये क्या सेफ ग्राउंड हम खेलते हैं, क्या करते हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। आज ज़बरदस्त पैनल है जी मेरे पास। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं वजीहा ज़फ़र। थैंक यू सो मच वजीहा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं वेरी वेल नोन एंकर पर्सन, वन ऑफ द पायनियर्स व्हेन इट कम्स टू न्यूज़ एंकरिंग। हमारे साथ हैं जी उज़मा अल करीम। एंड देन ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस अ सेलिब्रिटी शेफ। आप इनको टीवी पर अक्सर इनके प्रोग्राम्स देखते हैं, आजकल एक ट्रैवल शो भी कर रहे हैं एंड अदर्स कैन ऑल्सो रिलेट के ही इज़ ऑल्सो एन RJ। तो आप इनका प्रोग्राम भी एक लोकल रेडियो नेटवर्क पे सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल शाह। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले जी वजिया आपसे शुरुआत करते हैं। ये क्या उन लड़कियों की ज़्यादा ख्वाहिश होती है मुंह बोला भाई बनाने की जिनका असल में कोई भाई नहीं होता? क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ मुझे कभी भाई बनाने का शौक नहीं था। ये क्या होता है फिनोमेना, ज़रा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके दोनों साइड्स देखी जाती हैं, मुस्बत पहलू भी होते हैं और मनफी पहलू भी होते हैं। पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ बहुत कॉमनली इसको एक रख दिया गया है, कल्चरली ना हमने इसको पॉजिटिव माइंड में रख दिया है कि अगर आप भाई कहते हैं तो आप एक सेफ साइड पे आ जाते हैं, नंबर 1। दूसरा ये होता है कि आप दूसरे को भी एक बाउंड्री के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सो दूसरा भी अपनी लिमिट्स के अंदर रहता है। ये ऐसा सोचती हैं जो भाई कहते हैं, उनका माइंडसेट बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड पे ये होता है कि अपना काम निकलवाना, ठीक है। आपको अगर अपना काम निकलवाना है तो कुछ लोग इस स्टेटमेंट को या इस रिलेशन को इससे भी यूज करते हैं वर्ड्स के थ्रू कि वो सामने वाला जो है उनकी रैपो में आ जाए, सामने वाला जो है उनके इन्फ्लुएंस में आ जाए कि भाई ये मुझे भाई कह रही है, बहुत बड़ा रुतबा दे रही है, तो डेफिनेटली अब मुझे करना है काम। तो इसके अलावा इनसिक्योरिटीज भी होती हैं। लड़कियों की स्पेसिफिकली इनसिक्योरिटीज बहुत होती हैं। वो अपने आप को एक प्रोटेक्ट फील करती हैं या सेफ फील करती हैं जब वो किसी को भाई कह देती हैं। एक अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी इसमें बहुत हद तक जो है इन्वॉल्व है। तो उसकी वजह से जो है ये वर्ड्स या ये रिलेशन जो है बोलने वाली जो हजरात हैं या जो फीमेल हजरात है उनमें ये मेंशन किया जाता है। तो अब इसमें ये चीज देखना कि ये जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं, ये जो रिलेशन आप जिसके ऊपर ये डाल रहे हैं जबरदस्ती का, वो सामने वाला इसको कैसे परसीव कर रहा है। इस चीज को बहुत हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है और जिसको बोला जा रहा होता है वो भी उस चीज को जो है उसको माइंड में नहीं रख रहा होता। अच्छा, आपको लगता है कि वजिया रिवायती अंदाज में, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप ट्रेडिशनल घरानों की बात करें या पाकिस्तान को अगर 20-30 साल पहले पीछे ले जाएं तो बड़ा मायूब समझा जाता था। लड़के और लड़कियों की कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं होती थी, स्कूल कॉलेज भी अलग अलग होते थे, तो आपसी दोस्ती को बड़ा मायूब समझा जाता था कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्या इस वजह से भी ये मुंह बोले भाई का कल्चर ज्यादा है हमारे यहाँ? एग्जैक्टली हमारे यहाँ जो फ्रेंडशिप का जो एक कॉन्सेप्ट है वो उस तरह से ग्रूम्ड भी नहीं है और दूसरा ये कि उसको बहुत नेगेटिव समझा जाता है। चाहे आप जितने ही मर्जी कह लें कि मोर्ड स्क्वाड फैमिली है, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स बड़े कॉन्फिडेंटली बोले जाते हैं तो अक्सर ये भी कह सकते हैं ना कि तो तुमने तो हर एक को दोस्त बनाया हुआ है,
हर एक के साथ तो तुम्हारी दोस्ती है, लेकिन भाई बनाने पे शायद इतना बड़ा रिएक्शन ना आए जितना दोस्त बनाने पे एतराज नहीं होता। उज़मा आप क्या कहेंगे ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरे जेंडर की तरफ से ये कॉमन कम है, यानी लड़कियां तो हो सकता है ज्यादा भाई बनाती हूँ, लड़कों के केस में हमने नहीं देखा इतना ज्यादा कि जी ये भी मेरी बहन है और वो भी मेरी बहन है। उसे पिटाई होती है तब उसके बाद पता चलता है नहीं ये तो मेरी बहन है। नहीं, एक्चुअली जो अभी वजिया ने बात कही और जो तुम पहले बता रही थी, बात यही है कि देखो हमारे यहाँ एक सोशली इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है कि एक लड़का और लड़की का कोई इंटरेक्शन हो सकता है, तो उसको एक कवर देने के लिए ये भाई का नाम कि नहीं ये तो मेरा, अच्छा एक होता है भाई होना, मुंह बोला भाई बनाना, और एक ये कहना कि भाई जैसा है, तो ये भी दो अलग चीजें। इसमें भी एक बारीकी है, इसमें भी शरायत और जवाबित लागू है। बड़े मुंह बोले भाइयों बहनों की जो है ना शादियां भी होती है, हमने देखी है। तो ये एक तरह का कवर है कि आप उस चीज को, जैसे अब तुम्हें पता है कि मुझे मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे कॉल मी आपा, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, मैंने कहा मुझे सब आपा बुलाते, तो कहता मैं तो नहीं बुलाऊंगा। सही। तो इस चीज की एक्सेप्टेंस होते घर में ये कहना कि जी मेरे इतने दोस्त हैं, तो वो यही बात हो जाती है कि यार आपका तो हर कोई दोस्त है। दूसरा हमारे यहाँ कल्चरल प्रोटेक्शन भी है, बिकॉज हम इंडियन कल्चर को काफी बिलोंग करते हैं, तो राखी बांधने का एक कॉन्सेप्ट था। फिर सिंध में एक बहुत प्यारा कल्चर है, वो चादर उड़ा दे किसी को तो फिर कहते हैं कि जी ये मेरी बहन हो गई है, तो उसको क्योंकि सोशल कवर बहुत ज्यादा मिला हुआ है, तो हर जगह पे हम नियत पे शक नहीं कर सकते। लेकिन क्या इसको मान सकते हैं उज़मा कि जिस तरह अंग्रेजी में बेचारे बहुत सारे लड़कों के साथ सितम जरीफी होती है कि फ्रेंड जोन हो जाता है, उसका एक हमारे यहाँ कल्चरली नेमल बदल ये है कि आप भाई जोन हो गए, आपका कोई चांस नहीं है। वो बड़े शायद उसको इतना सीरियसली लेते भी नहीं है। जब चिके बातचीत तो बड़ों को भी एक हो रहा होता है कि चलो कवर पे चल रहे हैं, हमें भी दुनिया को नहीं बताना पड़ेगा कि इनके हम बोल देंगे जी भाई बना हुआ है, बाद में देख के रिश्ता आएगा। तो अच्छा, इसमें मैंने मेल पर्सपेक्टिव भी लेना है। हमारे साथ सफदर अली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, एंकर पर्सन है, लेकिन एक कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद इनकी तरफ आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, कॉल अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। एक बार आप क्या कहेंगे? एक बात वजिया ने कही और वो मुझे स्ट्राइक कर गई। उन्होंने कहा जी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है, और ये बात ना लड़कों पे ज्यादा लागू होती है। यानी अगर बहुत गुड लुकिंग लड़की है, मॉड स्क्वाड है, उसको कभी बहन नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बेचारी होती है जिसको अब हम कहते हैं कि इसका हुलिया ही बहन जी है, इसको हर कोई बहन बना लेता है। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? आई थिंक आजकल तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, जिस तरह वली जफर ने निकाला। भाई, आपका भाई हाजिर है, आपका भाई हाजिर है, बिल्कुल। तो ऐसा ही है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि मर्द हजरात से काम लेने का, लेकिन मेरे ख्याल से बाज़ औक़ात वो नाराज भी हो जाते हैं। ऐसा भी उल्टा भी तो होता है। देखो कॉलेज में देखा गया है, अगर कोई बहुत पढ़ाकू लड़की है और वो अपने लुक्स वगैरह पे इतना फोकस नहीं करती है, तो और वो पढ़ाकू है इसलिए सब उसको बहन बना के उससे नोट्स लेते हैं। ये होता है, हर कॉलेज में होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सिद्रा जी, ऐसा ही है। और वैसे मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी एज के लोगों को देखूं तो वो तो यकीनन खुश नहीं होते। और बंदियां भी बाज़ औक़ात मेरे ख्याल से जब जान छुड़ानी हो, बंदा बहुत तंग कर रहा हो, तो कहती है भाई मेरा भाई है। जान छुड़ाने के लिए भी ऐसा करते हैं, और सेफ्टी के लिए भी करती है। जो कह रही थी ना कि अगर आपको लगे कि यार ये हो सकता है ये बहुत फ्रैंक हो जाएं या ये मेरी बात को मिसरीड कर लें, तो उनके नाम के आगे फौरन से पेशतर भाई लगा दो। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया, आप बताइए क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबको सलाम हो, स्पेशली इकबाल शाह हमारे दोस्त, इनका बड़ा फैन हूँ, हर जगह सुनता हूँ इनको। सिद्रा बात ये है कि देखें, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी को मुंह बोली बहन नहीं बनाता, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। सिर्फ मैंने जिंदगी में अपनी पड़ोस में हमारी रहती थी, उनको मैंने अपनी बहन बनाया, मेरा भाभी को वो। लेकिन मसला ये होता है, ये कवरिंग है। वजिया ने बिल्कुल सही की। असल में होता है कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है ना, लेकिन अब इतने रियलाइज हमें होना चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए कि हम किसी को अपना दोस्त कहने। लेकिन इसको हम इतना नेगेटिवली भी क्यों ले रहे हैं? या पूछने का मकसद ये है कि देखें, अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखते हैं, उसमें लिहाज मुरव्वत इतना था कि आप अगर पड़ोसी भी हैं तो आप उनको भाभी या बहन ही कहते थे। ये तो हमारे कल्चर का भी तो हिस्सा है ना। हमारे कल्चर का जरूर हिस्सा है, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं जरा थोड़ा सा ये कहूंगा कि आज के दौर की अगर आप बात करते हैं ना सिद्रा, तो हमें ये एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। फिर भाई क्यों, वाई नॉट द फ्रेंड? भाई आप साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, तो अगर ये दोस्ती कोई बुरी नजरों से क्यों देखी जाती है? मेरा सवाल ये।
अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि अगर कोई प्लेटोनिक अच्छी साफ सुथरी नियत के दोस्ती है, उसको मायूब क्यों समझा जाता है? वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये अगर मैं सफदर आपके पास ले आऊं कि अगर आपके कोई खुदा ना खासा गलत इंटेंशन नहीं है, आप रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तो क्या दोस्ती को भाई का लफ्ज लगाए बगैर या बहन का लफ्ज लगाए बगैर हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस मिलती है? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वैसे आपने जब आगाज किया ना, तो आपने कहा है कि आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है और अगर आपकी कोई रोमांटिक फील नहीं है, ये दोनों बातों में तजाद है। गलत इंटेंशन होना और रोमांटिक फील होना ये अपनी अपनी मैं दोनों कंडीशंस को नल एंड वॉइड कर रही थी कि कोई गलत इंटेंशन भी नहीं है और आप रोमांटिकली इन्वॉल्व भी नहीं है, आप अच्छे दोस्त हैं, तो क्या उसको भाई बहन के टाइटल के बगैर एक्सेप्टेंस मिलेगी? वो एक शेर है कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ कम है भाई बहुत। वाह। अब भाई का रिवाज बन चुका है। मसला ये है, एक्सेप्टेंस मिल जाती है। भाई की छत्र छाया में बहनें आकर बैठ जाती हैं और बहन कहने की छत्र छाया में भाई आकर बैठ जाते हैं। सही। हालांकि अगर इस बात को इसी तरह से लिया जाए, मुझे अगर कोई एक खातून या कोई लड़की कहती है कि आप मेरे भाई हैं, तो उसे बहन के उन तमाम तर जो मनासिब हैं उन पर पूरा उतरना होगा। सही। उसे वही रोक टोक का सामना करना पड़ेगा जो उसके हकीकी भाई करते हैं, और मुझे भी भाई होने के नाते वो तमाम तर जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। सिर्फ खाना पूरी नहीं है, अगर जहेज में बाकी घर वाले हिस्सा देते हैं तो मैं चूंकि भाई हूं तो मुझे भी उसके जहेज की फिक्र करनी है, मुझे भी उसके अच्छे रिश्ते की फिक्र करनी है। भाई का और बहन का तो फिर रिश्ता ये होना चाहिए। लेकिन आप अगर फिक्र में, रोक टोक में और इन फराइज की अदायगी में इतने आगे बढ़ जाएं, तो बताएं कि अगर अभी तो चले आप एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी भी बीवी हो और उस मुंह बोली बहन का भी हस्बैंड हो, उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? और अक्सर हमने देखा है कि लड़ाइयां, ये मुंह बोले भाई बहन के चक्कर में लड़ाइयां कत्लो गारत हो जाती है। इस पे जरा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, आज का बेसिक सवाल यही है कि क्या मुंह बोला भाई या बहन बनाना ठीक है? हमारे कॉलर ने भी कहा था कि क्या इसकी वजह यह है कि हम दोस्ती को मायूब समझते हैं, जिसको हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए, स्पेशली अगर वो एक प्लेटोनिक हेल्दी रिलेशनशिप है। अब जरा बात करते हैं दोबारा मुंह बोले भाई बहन पे। वजह क्या कहेंगी अगर एक शख्स की कोई मुंह बोली बहन है या एक खातून का कोई मुंह बोला भाई है और उनके स्पाउस को, उनके पार्टनर को प्रॉब्लम होने लगे उस रिलेशनशिप से, क्या वहां पे एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए भाई का लफ्ज लगाया जाता है? और इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो और खातून बार बार ये कहे भाई मैं तो उसको भाई बोलती हूँ, आपको मसला क्या है इस बात से, तो उसको रिजॉल्व कैसे करना चाहिए? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली हम क्लिनिक में भी चीजें फेस करते हैं और नॉर्मली भी जो काउंसलिंग करें उसमें भी ये इशू इसलिए कि आप अपनी बाउंड्रीज भी क्रॉस करते हैं उस रिलेशन में डाल के। अक्सर लोग उसको नेगेटिवली इम्पोज कर रहे होते हैं, माइंड में कुछ होता है लेकिन वो सिक्योर करने के लिए आप भाई या बहन का वर्ड यूज कर लेते हैं और उसके बाद अपनी लिमिटेशंस भी क्रॉस कर रहे होते हैं। ये शायद अभी इस चीज पे हमने बात भी नहीं की, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शादी के बाद उस चीज को कवर करने के लिए कि कोई डाउट ना हो, कोई शक ना हो और जो मेरी एक्टिविटीज हैं वो चलती रहें, ये चीज रिलेशन को बहुत डिस्ट्रॉय करती है। क्योंकि जब आप एक रिलेशन के अंदर एंटर होते हैं हस्बैंड वाइफ के, वहां आप दोनों एक दूसरे को बहुत नोट कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं बॉडी लैंग्वेज, एक दूसरे के पैटर्न्स को, तो वहां पे जब जरा सा भी डाउट आता है ना कि बहन या भाई के नाम पे ये चीज हो रही है, या बेशक जैसे सर इकबाल मेंशन कर रहे थे कि वो एक बाउंड जब एक अंदर घुस जाता है ना, भाई कह दिया बहन, तो उसमें अक्सर लोग फिर दूसरी साइड ये भी है कि बहन समझ के हर वक्त बहन के घर ही रहना, बहन समझ के बहन के मैटर्स में घुसे। ये बात है ना, ये इसको लेके चलते हैं उस्मा की तरफ। उस्मा, तवक्कुआत की सारी बात है, एक्सपेक्टेशंस की सारी बात है। एक लड़की जो ऑलरेडी अपने ससुराल में एडजस्ट कर रही है, जो खूनी रिश्ते हैं, जो शरई रिश्ते हैं, उनके साथ एडजस्ट कर रही है कि सास है, नंद है, उस पर ये एड ऑन जो है कि जी इनसे एक्चुअल रिश्ता तो कोई नहीं है, इनको बर्दाश्त करना जिम्मेदारी या मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है ये तो मेरी मुंह बोली बहन है, मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, हम साथ पले बड़े हैं। क्या करना चाहिए लड़की को ऐसी सिचुएशन में?
देखो, इसका जवाब देने से पहले मैं तुम्हारे इनिशियल सवाल पे जाऊंगी कि इसमें कोई बुरी बात, देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी भी रिश्ते को एक खूबसूरत नाम दे रहे हैं, एक ताल्लुक को, तो किसी को मुंह बोली बहन कहना या मुंह बोला भाई कहने में पहले तो हमें ये मान लेना चाहिए कि इसमें वो कबाहत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर वो जेन्युइन है, अगर आप अपनी, क्योंकि जिस तरह से किसी के लिए आपके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं, इसी तरह किसी के लिए आपके दिल में एक बहुत पॉजिटिव फील भी आ सकती है कि ओके ये मेरी पार्ट ऑफ फैमिली है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ये चीज ज्यादा हमने वहां देखी है जिन घरों में पाबंदियां ज्यादा होती हैं, जिन घरों में आप खुलकर अपने ताल्लुक को, अपने दोस्तों को डिस्कस नहीं कर सकते, तो फिर वो लड़के भी और वो लड़कियां भी किसी से कोई ताल्लुक डेवलप हो गया है तो उसको कवर दे रहे होते हैं। वो जेन्युइन है या नहीं है वो एक अलग बहस है। तो पहली चीज तो ये कि फैमिलीज में इस चीज को ओपन लेना चाहिए कि अगर आप किसी से दोस्ती है, आपको किसी से बात करने में मजा आता है, तो उसको कोई टैग करने की जरूरत नहीं है। जब आप टैगिंग मांगते हैं तो फिर लोग उसको टैग करते हैं कि नहीं नहीं ये मेरी बहन है, अगर आपको टाइटल चाहिए। अच्छा उस्मा, इसमें लेकिन स्पाउस क्या करे? वापस उसी सवाल पे आऊंगी। देखो मेरे ख्याल से ऐसी सोसाइटी अब हम सबको डेवलप हो जाना चाहिए, और मैं यही बात कर रही हूँ कि स्पाउसेस को भी ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि सिर्फ आप ही सब कुछ नहीं है भाई, उसकी जिंदगी में उससे पहले भी लोग थे, दोस्त थे, ताल्लुकात थे, तो वो जो कह रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए, और लोगों को भी चाहिए कि वो सही बात कहें। जिस तरह सरफराज ने अभी ये बात कही थी कि जी वो बहन के रोल में फिट आना चाहिए या भाई को भी रोक टोक करनी चाहिए, तो खैर मैं इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि आपकी बहन अगर आपके हिसाब से नहीं है तो भी आपकी बहन तो वो रहेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ताल्लुक आपका बना हुआ है पहले से, चाहे वो बहुत अच्छी दोस्ती है या जो भी है, अगर आप उसको जेन्युइनली अपनी बहन समझते हैं तो आपके स्पाउसेस को भी ये बात समझनी चाहिए। ठीक है। अच्छा इसमें एक और बड़ा पेचीदा सा एंगल है जी उस्मा, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एंगल है जो मैं सफदर की तरफ लेके जाना चाहूंगी। सफदर, अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर कोई बहुत ही रिजर्व्ड लड़की है तो उससे बातचीत का लोग बहाना अगर ढूंढ रहे हैं, और वर्क प्लेस में कोई हजरत हैं जो उसमें इंटरेस्टेड हो गए, इवेंचुअली अगर बातचीत हो जाती है एंड शी रिफर्स टू दैट पर्सन एज अ भाई, लेकिन उनकी इंटेंशन अलग है, और वो आगे जाके 1-2 महीने के बाद कोई सरप्राइज दे देते हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने चलो इसको मौका गनीमत माना कि चलो इस अंदाज में ही सही, लेकिन बातचीत तो शुरू हुई है। तो लड़कियां ऐसे मौके पे कैसे रिएक्ट करें? किसी को वो जेन्युइनली एज अ ब्रदर देखती हैं और आगे से वो कोई रोमांटिक एडवांसेस करे, तो फिर लड़कियों को क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें ना अमूमी तौर पर जो एक बात कही जाती है ना कि सारा इख्तियार औरत के पास होता है, लेकिन इख्तियार इनकार का तो औरत के पास होता है, लेकिन वो जो आपने जिस तरह के वर्क प्लेस का जिक्र किया या दीगर जगहों का जिक्र किया है, वहां पर इख्तियार जो है वो सुनने का औरत के पास नहीं होता या सुनने का लड़की के पास नहीं होता। उसमें जो आप कह सकते हैं कि औरत के एंड पर या लड़की के एंड पर जो बात बचती है वो वाज़ेह यही बचती है कि उनके उस फिक्रे के बाद या उस जुमले के बाद जो अपनी ख्वाहिशात का वो इजहार कर रहे हैं, वाज़ेह तौर पर उन्हें उनकी हैसियत बता देनी चाहिए कि मेरे नजदीक आपकी क्या हैसियत है। क्यों कि जब वो वाशगाफ अल्फाज में कह देंगी, ढके छुपे अल्फाज में नहीं कहना चाहिए, वाशगाफ अल्फाज में कह देंगी, और अगर 8-10 लोग वहां पर काम करते हैं तो पहले उन्हें उसी तरह से जवाब देंगी और उसके बाद कहेंगे कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो मैं फिर सबके सामने बता दूंगी और सबके सामने ये बात कहूंगी कि आप अपनी हरकत सकनात से बाज आ जाएं, तो वो शख्स रुक जाएगा। क्योंकि हमने अक्सर व बेशतर ये देखा कि ऐसा हुआ है। अक्सर लोग ये करते हैं कि पहले इसी तरह से रिजर्व किसी खातून के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, जब हल्की फुल्की बात होती है तो दिल पशोरियां शुरू हो जाती हैं और उन्हें इस बात का डर रहता है। अपने दोस्तों में तो वो फन्ने खा बन के फिरते हैं कि देखें जी मैंने बात कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन उन्हें वहां पर डर इस बात का कायम रहता है कि कहीं मेरी असल हकीकत जो है मालूम ना पड़ जाए। लेकिन ये कितना ट्रॉमेटिक होता है। वजह आपकी तरफ आना चाहूंगी कि अगर किसी को आप भाई कहते हैं और उसकी तरफ से एकदम से रोमांटिक एडवांसेस हों, एक आपका भरम टूट जाता है ना, क्योंकि आपके वहमो गुमान में ऐसी बात नहीं होती। तो यानी ये इंटरनली इमोशनली कैसे आप उस पर रिएक्ट करते हैं? अच्छा, ज्यादातर फीमेल्स की साइड पे अगर ऐसी चीज सामने आती है तो उसमें वो ट्रस्ट इश्यूज बड़े डेवलप होते हैं। वो अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आप 4-5 भाई बनाए और 4-5 एक्सपीरियंसेस हो। ऐसे एक्सपीरियंसेस में फीमेल अमूमन क्या करती हैं, अगर उनके शुरू में ही रिलेशंस में ही जहाँ पे क्लोज उनके टर्म्स है, भाई तो वैसे जनरली एक वर्ड यूज किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे वो एक्चुअल भाई समझ रही हैं, वैसा ट्रीट कर रही हैं, तो वहाँ पे उनके ट्रस्ट इश्यूज भी देखने में आए हैं। और अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उनके अंदर, जैसे क्लियरली उनको नहीं वो बात हो रही थी कि कम्युनिकेट करें कि ये आपकी हैसियत है, यही रिलेशन है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, तो इसकी वजह से फिर
वो और डिस्टर्ब होती है क्योंकि वो सप्रेस कर रही और कभी कभार वो ऐसी सिचुएशन में होती है, यानी आप इमेजिन करें कि ये लड़की सिंगल नहीं है, अगर उसकी शादीशुदा है या मंगनी शुदा है और उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि वो किसी को भाई समझती थी और उन्होंने जी रोमांटिक एडवांसेस किए, तो समटाइम्स शी ऑल्सो डज नॉट हैव एनीबडी टू कन्फाइड इन। वो अपने हस्बैंड को या अपने इर्द गिर्द बता नहीं पाती कि भाई ये तो अच्छे भले पहले राशिद भाई थे, अब सडनली क्या हो गया है कि उनसे बात नहीं की जा रही या उनके नाम का या जिक्र भी नहीं होना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करके फिर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है आपके? जी राशिद साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये मैं भी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, बड़ी अच्छी हो रही है जी। बात ये है कि ये पिछले दौर में था, बहन भाई जो मुंह भला किसी को कहा जाए, आजकल तो बहनों के जो सगे भाई हैं वो अपना पूरा रिश्ता सही तरह से नहीं निभा सकते, सही। ऐसा दौर भी आ गया है। लेकिन जैसे ये जो रिलेशन है मुंह भला बहन भाई का, मेरे ख्याल में ज्यादा लास्ट नहीं करेगा, हमारी सोसाइटी में इसकी जगह नहीं है, इस्लाम में भी इसकी इजाजत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी इसको अगर देखा जाए तो मुंह बोला बहन या भाई, थोड़ा सा उसको अपना जो रिलेशन में हेजिटेंस होती है, हिचकिचाहट होती है, उसको दूर करने के लिए ये बनाया जाता है। लेकिन वैसे जेन्युइनली जेंटलमैन होना चाहिए इंसान को, वो डिमांड यही होती है, हिडन होती छुपी हुई, हमारे जेंटलमैन नहीं है हम लोग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। अच्छा, एक बार आपकी तरफ भी मैं आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक के ऊपर मैं जा रही हूँ। वापस आके ये बात भी करेंगे कि हर दफा इंटेंशंस में यही बात नहीं होती कि कोई रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो जाए। बात यहाँ पे ये भी आती है कि कोई आपका एतमाद, आपका भरोसा हासिल करने के लिए अपने आप को भाई बनाकर पेश कर रहा होता है, और कई लोगों ने फाइनेंशियल लॉसेज यानी माली नुकसान सहा है इसकी आड़ में कि जी वो मेरा भाई था, लिखत पढ़त किए बगैर पैसे दे दिए, भाई बहन कहते थे हम तो उनको, और भाई साहब पैसे लेके चंपत हो गए। इस पर जरा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात जरा करते हैं जी कि इट्स जस्ट नॉट रोमांटिक इंक्लिनेशंस। अगर आपका जो भी मुंह बोला भाई है उसने शायद अपने आप को भाई का रुतबा या ये भाई का रिश्ता इसलिए बनाया है क्योंकि वो आपका एतमाद, आपका भरोसा जीतना चाहता था, और अक्सर लोगों के साथ फिर ये भी हुआ है कि धोखा भी मिला है और ये एतमाद को ठेस भी पहुंचाई गई है, माली नुकसान भी उठाया है। क्या कहेंगे उसमें, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के, किसी को भाई समझकर, किसी की बातों में आकर लोग जब माली नुकसान, कारोबारी नुकसान या अपने सरमाए को खो देते हैं, आपका क्या रिएक्शन होता है? ये तो मुंह बुरा भाई कह के तो और बात है, आपको सगे भाई की सभी डॉक्यूमेंटेशन तो पूरी करनी चाहिए। तो किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन और उसी में आप नुकसान भी उठाते हैं, तो आपको अपनी जो साइड के काम है वो पूरे कर लेने चाहिए। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से बहन, या अगर मैं कंक्लूड करूं इस पूरी चीज को, तो जिस तरह से बहन या भाई किसी को बना लेने में कोई बुरी बात नहीं है, आप बना लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह उस बहन या भाई के लिए कोई फीलिंग डेवलप हो जाती है तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, उसके इजहार में भी कोई बुरी बात नहीं है। आपको बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक लड़का है जो मुझे बहन समझता रहा है, लेकिन अगर मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग डेवलप हो गई तो मैं क्या करूं? मैं हिपोक्रेसी में रहूं या मैं उसका खुलकर इजहार कर दूं कि जी आई एम सॉरी, आई फील डिफरेंट फॉर यू। तो ये चीज कभी भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, क्योंकि वो आपका सगा भाई या सगी बहन नहीं है। तो आपको जहां पे बहन भाई बनाने में कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए, वहां किसी के लिए फीलिंग डेवलप होने में भी कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की ना ब्लाइंड ट्रस्ट वाली, उसमें इसको लेके आगे चलना चाहूंगी। सफदर क्या कहेंगे? बल्कि इकबाल आपकी तरफ आते हैं, लड़कियां भी तो आपस में कहती है ना कि किसी अपनी फ्रेंड को गई यार ये बिल्कुल मेरी बहन जैसी है, और नुकसान उठाती हैं कि कोई कीमती चीज, कोई कीमती जेवर दे दिया, अगला फिर आपके कमेटी डालती हैं खवातीन, उनके साथ भी अक्सर ये हो जाता है कि बहन जैसा समझा था लेकिन फिर आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है। क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो इसे एज अ सेफ साइड यूज करते हैं, कहते हैं ना बाज औकात भैया बन जाते हैं सैया, ऐसा भी होता है, मैंने खुद अपनी जिंदगी में फेस किया। अच्छा, दूसरा वो होता है कि वो लोग इतना शिद्दत से मान लेते हैं। एक हमारी एक्ट्रेस हैं जो थिएटर कर रहे हैं हम, उन्होंने सिद्रा कुछ लोगों से उन्होंने भाई कहा, उसके बाद जब उनको सीरियल्स में काम किया, ड्रामे में, जिनको भाई कहा वो उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। और दिलीप कुमार साहब ने जिनकी गर्लफ्रेंड रही नरगिस जी, तो फिर मदर इंडिया में उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया कि उनके
उनको मैं अपनी मदर के तौर पर कैसे तस्लीम कर सकता हूँ। कुछ लोग शिद्दत से मान लेते हैं और ऑन द अदर हैंड दूसरे लोग बस मेथड एक्टर्स होते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा कैरेक्टर में डूब जाते हैं। सफदर, एक कॉल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपकी तरफ आऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इतनी जो मुंह बोले रिश्ते होते हैं, अव्वल तो ये होते ही शक पर मबनी है। अच्छा। और अमूमन देखा गया है कि ये शक जब हकीकत में तब्दील होता है तो जो खुलूसे दिल से तस्लीम कर रहे होते हैं ना रिश्तों को, वो भी पीछे हट जाते हैं कि यहाँ तो एक रिवायत बनी हुई है, भाई कह दिया और उसके बाद जो है वो सैया बन गए, शौहर बन गए, साथ घूम रहे और फिर अम्माएं बताती मीना ने भी तो भाई बना के खत्म बना लिया था। अब बताओ हम कहाँ जाए? माशरे में जो हमारी हकीकत है वो तस्लीम करने पे कोई तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इट वाज अ वेरी कैंडिड थॉट। सफदर, क्या कहेंगे? जब अच्छा ऑन अ लाइटर नोट, मुझे आखिरी बात आपसे ये पूछनी है कि अगर ऐसा हो जाता है कि किसी को आप बहन या भाई कहते थे एंड इवेंचुअली यू एंड अप विद देम, आपकी शादी उन्हीं से हो जाए, तो दोस्त और आपके जानने वाले रिश्तेदार कब तक मजाक उड़ाते रहते? कितनी उसकी एक्सपायरी डेट होती है कोई? नहीं, वो इंसान के एक्सपायर होने तक ही असल में हमारी ना इंसान की फितरत है मोहब्बत करना। हाँ। या इंसान चाहता है कि मोहब्बत का कोई मरकज हो। हजरत मसीह ने भी फरमाया था कि 3 चीजें हैं, एक इंसान मसरूफ रहे, हाँ। मोहब्बत का कोई मरकज हो, और तीसरी बात ये कि आइंदा के लिए कोई उससे तवक्को हो, मुस्तकबिल से ये उम्मीद हो। और ये तीनों चीजें अगर एक ही में मिल जाएं और उसको आप बहन कह दें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो आप मसरूफ भी रहेंगे, तवक्को भी रहेगी और मोहब्बत तो आप कर ही रहे हैं। वो डिजास्टर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर, उज़मा और इकबाल भी हमारे साथ है, वजिया भी थे। इट वाज वेरी लाइट हार्टेड टॉपिक। अच्छा जी, मैं एंड में यही कहना चाहूंगी कि खुलूस किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि उसकी नीयत क्या है, लेकिन हमारे तहजीब की, हमारे माशरे की ये खूबसूरत रिवायतों में हर एक को आप शक की निगाह से नहीं देख सकते। कोई वाकई अगर किसी को बहन कहता है तो उसको निभाता भी है। हमारे पास पार्टीशन में कई ऐसे आपको मामलात मिलेंगे कि खूनी रिश्ता कोई नहीं था, लेकिन सिर्फ जबान से अगर बहन कहा या भाई कहा तो आखिरी वक्त तक उस खुलूस के साथ उसको निभाया भी। सो हर चीज पे शक ना करें, लेकिन जी बाकी चीजों पे नकालों से होशियार भी रहना आप भी का काम है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।